नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ई नोशन में। और हमारे आज के इस चैप्टर में पाथ थ्रू मॉडर्नाइजेशन जो कि चैप्टर 11 है और इस हमारे सिलेबस का आखिरी चैप्टर है इतिहास का, विश्व इतिहास का, जो कि आधुनिकरण के रास्ते है, जिसमें हम बात करने वाले हैं चीन, जापान और अन्य देशों की, जहां पर पाथ टू मॉडर्नाइजेशन की बात की गई है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना कब हुई थी। 1949 में, 1949 में हुई चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना। फिर आती है बात चीन में हिंग राजवंश का अंत कब हुआ। तो 1644 1644 से लेकर 1911 तक, ये आप सभी को एक बात और बता दूं, आप सभी को इनका नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आप सभी ने 10th चैप्टर तक बना चुके होंगे, अब आज का 11th चैप्टर है। जैसे ही ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, हम क्वेश्चन आंसर भी करना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 से 11 तक आप सभी को क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो हमारे साथ बने रहिए, और जो भी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो का अंत तक देखें, जिससे आपको अच्छे से अच्छा सारा पूरा का पूरा नोट्स प्रोवाइड हो सके, आपको मिल सके। और अंत में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए, 1644 से लेकर 1911 तक चीन में हिंग राजवंश का शासन था। हिंग राजवंश 19वीं सदी के शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था, पूर्वी एशिया पर बहुत ज्यादा प्रभुत्व था। यहाँ छिंग राजवंश का शासन था। कुछ ही दशकों के भीतर चीन अशांति की गिरफ्त में आ गया और वहां पर मतलब दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, युद्ध होने लगे और औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया। हिंग राजवंश कारगर सुधार करने में असफल रहा और देश गृह युद्ध की लपटों में आ गया और हिंग राजवंश के हाथों से राजनीतिक नियंत्रण चला गया। जैसा कि आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे होंगे, ये हिंग राजवंश का पूरा एरिया है और चीन हिंग राजवंश जो है ये वहाँ का राजा हुआ करता था। 5 राजवंश थे वहाँ, अलग अलग टाइप के, और कागजी मुद्रा का आविष्कार चीन में ही हुआ था। वहां से ही सबसे प्रथम जो कागजी मुद्रा है वो चीन में ही बनाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं 19वीं सदी में जापान में औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना। तो 19वीं सदी में जापान में क्या हुआ, औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना की गई। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के शुरुआत में जापान में अन्य एशियाई देशों की तुलना में काफी अधिक प्रगति की। जापान के लोग बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ रूल्स को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। उन्होंने अपने देश को, बहुत छोटा सा देश है जिसको उन्होंने बहुत ही तरक्की के ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। जापान एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में, औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में चीन को काफी पीछे छोड़ दिया। ताइवान 1895 तथा कोरिया 1910 को अपने में मिलाते हुए एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। उसने अपनी संस्कृति और अपने आदर्शों की स्रोत भूमि चीन को 1894 में हराया और 1905 में रूस जैसी यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में कामयाब रहा। तो ये सारी जो शक्तियां हैं, ये जापान की शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। छोटी सी कंट्री है, लेकिन इसने बहुत बड़े बड़े कारनामे करे हैं, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। अब हम बात करते हैं चीन और जापान के भौगोलिक स्थिति में अंतर। इसकी बात करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जरूर देखिए उसको। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, मैं इसको आपको जूम करके आपके लिए लाता हूं। ये देख पा रहे होंगे, ये है जापान, ये है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। देख पा रहे होंगे जैसा कि आप सब। हाँ जी, तो यही है जापान और ये चाइना। तो इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करने वाले हैं। इसने रशिया और चाइना को भी हराया है और ये छोटी सी कंट्री, इस छोटी सी कंट्री ने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की है, बहुत सारे कारनामे किए हैं ऐसे ऐसे जो आश्चर्यचकित कर देने वाला था। और ये भारत देख सकते हैं आप, यहाँ पे भारत, चीन और जापान। भारत और जापान के रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं, ये आप इंटरनेशनल रिलेशन की बात भी कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम।
पॉइंट लिखिए, चीन और जापान के भौगोलिक स्थिति में अंतर। उसमें चीन लिखिए, चीन लिखकर उसके पॉइंट्स लिखते हैं 4, और इसी तरीके से जापान के भी पॉइंट्स आपको लिखाएंगे 4। तो चलिए चीन के लिखिए, चीन एक विशालकाय महाद्वीप देश है। चीन एक विशालकाय महाद्वीप देश है। यहाँ की जलवायु में विविधता पाई जाती है। यहाँ की जलवायु में विविधता पाई जाती है। यहाँ कई राष्ट्रीय भाषाएं हैं। खानों में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। ये 4 मुख्य पॉइंट है उसकी भौगोलिक स्थिति की, चाइना की। और इसी प्रकार आप जापान की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी लिखिए। जापान एक द्वीप श्रृंखला वाला देश है। क्या है? द्वीप श्रृंखला वाला देश। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली समुद्र के बीच में है और इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह हैं, जिसको मिलाकर ये जापान बनता है। कई बार यहाँ पर सुनामी आने की वजह से ये बिखर भी गया है, लेकिन ये अपने आप को जल्दी से जल्दी तैयार कर लेता है, एक देश के रूप में एक और विकसित हो जाता है और जाता है। चलिए अब इसके पॉइंट्स लिख लीजिए। इसमें 4 मुख्य द्वीप समूह हैं। मुख्य द्वीपों की 50% से अधिक जमीन जो है पहाड़ी है। 4 वहां पे मुख्य द्वीप समूह है और मुख्य द्वीपों की समूह की 50% जो है वो पहाड़ी जमीन है। यहाँ की प्रमुख भाषा जापानी है। जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र में है, तो यहाँ पर भूकंप बहुत बार आता रहता है, जिसकी वजह से ये टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन ये दोबारा से खुद को उसी हालत में, उससे और ज्यादा अच्छी हालत में अपने देश को खड़ा कर देते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। आधुनिक दुनिया में धीमी चीनी प्रतिक्रिया जापान के समक्ष देखा जाए या अन्य यूरोपीय देशों को एक के साथ तुलना की जाए तो चीनी प्रतिक्रिया धीमी रही। उनके सामने कई कठिनाइयां आई। लिख लीजिए ये पॉइंट्स लिखते जाइए, आप सभी को मैं समझाते जा रहा हूँ। और ये पॉइंट्स जो हैं आप अगर इनको याद कर लेते हैं, हमारे पूरे जो भी स्लाइड्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं याद कर लेते हैं, तो बहुत ही हेल्प मिलेगी। और एक और बात, ये स्लाइड्स अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में वैसे चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे यूट्यूब के उसमें पेज पे दिया हुआ है, होम टैब पे। ये आप देख सकते हैं। जैसे ही हमारा यूट्यूब का चैनल आप ओपन करेंगे, आपको वहां पर कॉर्नर में मिलेगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, दिस इज टेलीग्राम एंड दिस इज व्हाट्सएप ग्रुप। आप यहाँ पे जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी हेल्प चाहिए 1-to-1 इंटरेक्शन के थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें वहां पर सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया। ये चीन की धीमी प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं हम। अपनी राष्ट्र शक्ति का पुनर्निर्माण करने और पश्चिमी व जापानी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश की गई इनके द्वारा, और उन्होंने पाया कि असमानताओं को हटाने और अपने देश के पुनर्निर्माण के दोहरे मकसद को वे क्रांति के जरिए ही हासिल कर सकते हैं। लिखते जाइए पॉइंट्स, आप अच्छे से बनाते जाइए। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, और जब हम क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करेंगे आप बस हमारे साथ साथ चलिए। आई प्रॉमिस यू कि आपको 90 अबव मार्क्स दिलाना मेरी तरफ से ये आपको गारंटी है, अगर आप मेरे बताए गए रास्ते पर चलते हैं और मेरे बताए द्वारा कार्य करते हैं तो। चलिए अगली बात करते हैं अगले पॉइंट की। मेजी पुनर्स्थापन। मेजी पुनर्स्थापन का अर्थ है प्रबुद्ध सरकार का गठन। मेजी बोला जाता है प्रबुद्ध सरकार का गठन। सन 1867 और 68 के दौरान आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में 1857 की क्रांति सभी को याद होगा, उसी से आप 1867 याद कर सकते हैं, 57 के 10 साल बाद। ओके, दौरान मेजी वंश का उदय हुआ और देश में विद्यमान विभिन्न प्रकार का असंतोष मेजियों की पुनर्स्थापन का कारण बना। देखिए हर जगह ऐसा होता है, जब हम किसी एक पुरानी व्यवस्था से परेशान हो जाते हैं तो नई व्यवस्था की ओर भागते हैं। तो इसी इच्छा को मेजियों ने अपना अवसर बनाया और वहां पर अपनी सरकार स्थापित कर। मेजियों के पुनर्स्थापन के पीछे का कारण जो है, देश में तरह तरह का असंतोष था। असंतोष को इन्होंने अपने फायदे में यूज किया और इन्होंने वहां पर राजनीति करके जो भी जिस तरीके से भी अपनी सरकार, अपनी गद्दी हासिल की।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की भी मांग की जा रही थी। इस वजह से मेजियों के पुनर्स्थापन में भी हेल्प मिला। मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ? कृषि पर कर लगाकर जापान में रेल लाइन बिछाया गया। वस्त्र उद्योगों के लिए मशीनों का आयात किया गया दूसरे देशों से, जो आधुनिकीकरण यूरोपियन देशों से, यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिका से, इन जगहों से मंगाया गया। मजदूरों का विदेशी कारीगरों द्वारा प्रशिक्षण दिलाया गया, जो बहुत ज्यादा प्रशिक्षित थे उनको, उनके द्वारा मजदूरों को भी प्रशिक्षित किया गया, उनका स्किल डेवलपमेंट किया गया। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भेजना, विदेश भेजने के लिए सब्सिडी देना, स्कॉलरशिप देना, इस प्रकार के कार्य जापानी मेजी शासन द्वारा किया गया। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का प्रारंभ भी इन्होंने किया। कंपनियों को कर में छूट और सब्सिडी देने का भी कार्य इन्होंने किया, जिससे कंपनी को बढ़ावा मिला, उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा मिला और ये अपने देश को और ज्यादा मजबूत स्थिति में करते गए। इनकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और मजबूत होती चली गई। इसके बाद अगला पॉइंट आप सभी को लिखना है, जापान में मेजियों द्वारा शिक्षा एवं विद्यालय व्यवस्था में बदलाव। क्या क्या बदलाव किए गए शिक्षा एवं विद्यालय व्यवस्था में? लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद पढ़ाई की फीस बहुत कम कर दिया गया। आधुनिक विचारों पर जोर दिया गया। राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया। वो अपने आप को, अपने इतिहास को, अपने कल्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं और वहाँ के बच्चे जो हैं अनुशासन का पालन करते हैं। मतलब बहुत ही कार्य जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, सुसज्जित तरीके से किया जाता है। किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण किया गया। माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी गई। इस चीज की भी शिक्षा स्कूल व्यवस्था में शामिल किया गया। जापान में मेजियों द्वारा पर्यावरण पर उद्योगों के विकास का प्रभाव, इन्होंने इस चीज पर भी बहुत अच्छे से कार्य किया। लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव हुआ। औद्योगिकीकरण के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण का बढ़ना हुआ। कृषि उत्पादों में कमी का प्रमुख कारण लोगों का शहरों की तरफ पलायन। औद्योगिकीकरण का सबसे मेन प्रभाव जो होता है, मुख्य कारण जो होता है, मुख्य नुकसान जो होता है, हानि जो होती है, वो होती है लोगों का शहरों की तरफ पलायन। अब बात करते हैं चियांग काइसेक के कार्य। चियांग काइसेक के कार्य क्या क्या थे उसकी बात करते हैं। इसमें आप पहला पॉइंट लिखिए, लिखते जाइए, आप सभी नोट्स जरूर बनाते जाइए। आपको बहुत ही हेल्प करेंगी ये नोट्स आपके रिवीजन टाइम में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपका लास्ट चैप्टर है हमारे इस सीरीज का। इसके बाद हम शुरू करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव टाइप्स। मतलब आपको, मेरा लक्ष्य है कि आप एग्जाम में एक भी प्रश्न छोड़कर ना आए और आपको इसके लिए मैं प्रिपेयर करवा कर भेजूंगा। चलिए, वॉरलॉर्ड्स पर नियंत्रण करना। वॉरलॉर्ड्स पर इन्होंने क्या किया? नियंत्रण किया। साम्यवादियों का खात्मा कर दिया गया इनके द्वारा। सेक्युलर और इहलौकिक कम्युनिस्टवाद की हिमायत की। राष्ट्र का सैन्यकरण का प्रयास किया। महिलाओं के 4 सद्गुण पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। सतीत्व, रूप, रंग, वाणी और काम। रूप, रंग, वाणी और काम, इस प्रकार के गुण को पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लिखते जाइए, जल्दी से लिख लीजिए आप सभी ये पॉइंट्स। उसके बाद बात करेंगे हम देश को एकीकृत करने में असफलता के कारण क्या क्या थे। चलिए, संकीर्ण सामाजिक आधार जो था वो भी था देश को एकीकृत करने में असफलता का कारण। साथ ही सीमित राजनीतिक दृष्टि थी, वो भी इसका कारण था। पूंजी नियमन और भूमि अधिकारों में असमानता लाने में असमर्थता। लोगों की समस्या पर ध्यान ना देकर फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया गया। ये सारे कारण जो थे वो देश को एकीकृत करने में असफल रहने के कारण थे। चलिए, अब आगे बात करने चीनी बहसों में 3 समूहों के नजरिए। जो चीनी था, चीन की व्यवस्था थी, उसमें 3 समूह मुख्य थे। वो थे कायंग योवेल जो 1858 से 1927, या लियांग किचाऊ 1873 से 1929। ओके, अगला है गणतंत्र के दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष शन यान शेन।
और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, जो आज भी वहाँ की सत्ता में कायम है और जिसके शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं। और उनकी आप सभी जान ही रहे हैं, हमारे देश के बीच तनाव चल रहा है अभी के टाइम में, बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण माहौल है, जिससे वहां पर बहुत ही युद्ध का सा माहौल बना रहता है। आधुनिक चीन की शुरुआत कब हुई? आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं और 17वीं शताब्दी में पश्चिम के साथ उसका पहला सामना होने के समय से माना जाता है। लिख लीजिए जल्दी से ये सारे पॉइंट्स आप सभी। चलिए आगे बात करते हैं हम सेसुइट मिशनरियां। सेसुइट मिशनरियों ने चीन में खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञानों को वहां पहुंचाया। ये सेसुइट मिशनरीज ही थे जिन्होंने चीन को गणित विद्या और खगोल विद्या से सुसज्जित किया। अब पहला अफीम युद्ध कब हुआ? पहला अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच जो हुआ 1839 से 1942 के बीच हुआ। इस युद्ध में ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया। ये था पहला अफीम युद्ध का इतिहास। अब इसके परिणाम क्या क्या थे? इसके परिणाम थे, इस युद्ध ने सत्ताधारी किंग राजवंश को कमजोर कर दिया। सुधार और बदलाव की मांगों को मजबूती दी गई। ये थे पहले अफीम युद्ध का परिणाम। उसके बाद सन यात सेन के नेतृत्व में 1911 में मानचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया और चीनी गणतंत्र की स्थापना की गई। लिखते जाइए आप सभी जल्दी जल्दी। सन यात सेन के नेतृत्व में 1911 में मानचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया और चीनी गणतंत्र की स्थापना की गई। वे आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं, सन यात सेन। ओके, चलिए। वे एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने मिशन स्कूलों से शिक्षा प्राप्त की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र व ईसाई धर्म से हुआ। उन्होंने डॉक्टरी में पढ़ाई की, परंतु वे चीन के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत शनमिन चुई के नाम से प्रसिद्ध है। शनमिन चुई के नाम से उनका 3 सिद्धांत प्रसिद्ध है। अब उसकी बात करेंगे कि क्या है उस 3 सिद्धांत में। सन यात सेन के 3 सिद्धांत लिखिए। ये 3 सिद्धांत हैं। पहला, राष्ट्रवाद। इसका अर्थ है मानचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में माना जाता था, को सत्ता से हटाना। ये सन यात सेन के सिद्धांतों में से प्रमुख था। साथ साथ अन्य साम्राज्यवादियों को भी हटाना, ये भी उसका प्रमुख राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म जिसको बोला जाता है, वो इसका पहला सिद्धांत था, प्रिंसिपल था। गणतांत्रिक सरकार की स्थापना, अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना तथा गणतंत्र की स्थापना करना, ये दूसरा सिद्धांत था उसका। उसके बाद समाजवाद, जो पूंजी का नियमन करे और भूमि स्वामित्व में समानता लाए। सन यात सेन के विचार कुओमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन, इन 4 बड़ी आवश्यकताओं को रेखांकित किया। ये था इसका सन यात सेन के प्रमुख सिद्धांत। इसके बाद आखिरी पॉइंट की बात करने वाले हैं, ताइवान में लोकतंत्र की स्थापना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम फिर अगले चैप्टर, पहले चैप्टर की बात करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम उसके क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करेंगे आपको। और 1975 में, लिखिए पॉइंट इसका, 1975 में चियांग काई शेक की मौत के बाद 1975 में चियांग काई शेक, आफ्टर द डेथ ऑफ चियांग काई शेक, धीरे धीरे शुरू हुआ। और 1887 में जब फौजी कानून हटा लिया गया, तब विरोधी दलों को कानूनी इजाजत मिल गई। तब इस प्रक्रिया ने गति पकड़ी। पहले स्वतंत्र मतदान ने स्थानीय ताइवानियों को सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो ये था ताइवान में लोकतंत्र की स्थापना का रास्ता, और ये हमारा आखिरी पॉइंट था, हमने लोकतंत्र पर ला दिया। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज
नीचे जो वो आपको रेड बटन दिख रहा होगा, रेड सा सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा हमारे चैनल के जस्ट साइड में, आप उसको क्लिक जरूर कर दीजिए, जिससे आपको तुरंत से तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर लाइक कीजिएगा तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।